कहानी अंतिम निर्णय। लेखिका देवी नागरानी। ये कहानी हम YouTube पर पहली बार कहानी की लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आप देवी नागरानी जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनका पता और ईमेल एड्रेस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए कहानी सुनते हैं। चलती हुई गाड़ी की धड़ धड़ा धड़ धड़ आवाज़ों में उसके दिल का शोर भी शामिल था। गुमसुम सी बैठी वह अपनी सीट पर कई घंटों से लेटे लेटे अपने जीवन यात्रा के बीते हुए कल के कुछ पल आज के साथ जोड़ती रही। 40 साल पहले चेन्नई में अपने ससुराल के घर में प्रवेश करते हुए जिस घर आंगन की नींव उसने अपने पति के साथ रखी थी, आज वह अपने उसी घर में लौट रही थी। इस बात का उसे आभास ही नहीं, यकीन हो गया कि जीवन काल चक्र बदले बिना नहीं रह सकता। वक्त के दायरे में परिवर्तन गतिशील होकर आदमी के साथ उसके आसपास की स्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए न जाने कब नियति बन जाता है। उगते हुए सूरज को देखने के बाद ढलते हुए सूरज को नमस्कार न करना अपनी ही नादानी। इसी काल चक्र में उजाला अंधेरे को दूर भगाता है। गम खुशी के सामने टिक नहीं पाता और खुशी की शहनाइयाँ गमों को अपने आसपास ज़्यादा फटकने नहीं देती। अपने अतीत की ओर जाते हुए उसे याद आया कि उस आंगन में बहारें आई थी, फूल खिलकर महके थे, पर महक भंवरे भी चुरा ले जाते हैं कभी कभी। नहीं, उसने अपनी सोच को ब्रेक लगाया। हाँ, राधा अब और आगे सोचने से कतराने लगी। सामने बर्थ पर मुसाफिर कुछ जागे हुए थे, कुछ बैठे हुए थे और कुछ हाथ मुंह धोकर अपनी सीटों पर विराजमान होते रहे। वो भी उठी, अपनी चादर समेटी और खिड़की के साथ सटकर बैठ गई। पिछले 4 सालों से वो एक अजीब सिमटाव के दायरे से धंसती चली जा रही थी, ऐसे जैसे कोई पुराना जहाज बेखबरी में चट्टान से टकराकर वहीं साहिल के आसपास रेत में ही धंस गया। उसे यूं लगने लगा जैसे उसके लबों पर हंसी के स्थान पर संजीदा मौन आन बिराजा था। सुबह का उजलापन सूर्य की शीतल किरणों से और रोशन हुआ। उस शफाक सवेरे के समय गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक गई। कुछ मुसाफिर उतरे, कुछ आगे जाने के लिए चढ़े। चाय चाय की आवाज़ों के साथ जवान लड़के हाथों में कप और चाय की केतली लेकर यहाँ से वहाँ लोगों को अपनी आवाज़ों से उठाने के प्रयास में गाड़ी के भीतर दाखिल हो रहे थे। ऐसे में कोई चैन से कहाँ बैठ सकता था। बस परेशानी को भगाने के लिए हाथों में चाय लेकर लोग चुस्कियाँ भरने लगे। कुछ अखबार के पन्नों को पलटने के प्रयास में अच्छा खासा शोर बढ़ा रहे थे। उसने भी एक प्याली चाय लेकर रात भर का अनशन व्रत तोड़ा। गाड़ी धीरे धीरे मंजिल की ओर सरकने लगी। आप कहाँ जा रही हैं बहन? एक सभ्य आवाज़ ने उसके मौन चक्रव्यूह में दखल दिया। अब वह सामने बैठे एक सभ्य दंपत्ति से मुखातिब हुई। जी चेन्नई, और आप? राधा ने तत्पर कहा। हम भी वही रहते हैं और 2 वर्ष के बाद अपने घर जा रहे हैं, मर्द ने जवाब देने में पहल की। कहाँ से आ रहे हैं आप? राधा ने औरत की ओर अपनी सवाली नजरें फेरी। जी सिडनी से आ रहे हैं, दिल्ली से होते हुए अब चेन्नई जा रहे हैं। और आप? औरत ने प्रत्युत्तर में सवाल की कड़ी जोड़ते हुए प्रश्न भरी दृष्टि से राधा की ओर देखा। अब सवाल जवाब का सिलसिला मुसलसल बनता जा रहा था। जी मैं सैन फ्रांसिस्को से 3 साल बाद अपने घर लौट रही। कहते हुए राधा खुद को संभालती हुई खिड़की के बाहर देखते लगी। अपने भीतर और बाहर के शोर में वो न जाने कहाँ खो गई। वो भी तो इन बीते बरसों के बाद उस छोटी सी हवेली के आंगन में पैर रखेगी जहाँ उसने ज़िंदगी शुरू की थी। एक मृदुल एहसास उसे छू गया। वो 20 बरस की थी जब उसका
विवाह राकेश खन्ना से हुआ। वही राकेश जो उसके माथे की बिंदी को लेकर अक्सर उसे रश्क भरे स्वर में छेड़ते हुए उसके सौंदर्य में खो जाता। कभी तो उसकी आंखों की गहराइयों में जाने क्या खोजने का प्रयास करता, और राधा उस पल को अपने जीवन की प्यार भरी सौगात मानकर अपने दिल में संजोए रखती। उन्हीं याद की वादियों से गुजरना आज उसे अजब सा लगा। अपने हिस्से का सुख वो बहुत पीछे छोड़ आई थी। अब पेचीदा राहों से गुजरते हुए पहले उसे कड़वाहट का जायका लेना पड़ा, फिर उस जहर को पीना भी पड़ा। अब वह नीलकंठ बन गई। वहाँ मैं अपने बच्चों से मिलने गई थी और आप, कहकर राधा फिर मौन के कोहरे में गुम हो गई। ओ बहन, ये मत पूछे, कहकर पुरुष ने ठंडी सांस ली। आप भी किन बातों को ले बैठे? अपने पति की ओर देखते हुए पत्नी स्नेही नरमी से उनके घुटने सहलाने लगी। क्या आपके परिवार के सदस्य भी वहाँ सिडनी में हैं? अब राधा ने अपने बचाव के लिए सवालों का सहारा लेना बेहतर समझा। वैसे भी बातों के दौरान मन में जमी हुई दर्द की परतें खुलने लगी, एक के बाद एक सिलसिलेवार। जी मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, वहीं बस गए। दोनों शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं, कहते हुए मर्द ने लंबी सांस। ओह, चाहे अनचाहे जाने क्यों राधा के मुंह से निकला। सामने बैठे दंपत्ति के साथ अजनबीपन का रिश्ता ही सही, पर जुड़ा जरूर था, और अब वार्तालाप से धीरे धीरे अजनबीपन की गांठें खुलनी शुरू हुई थी। अपनत्व की आंच से मन की तहों में जमी हुई दुख की परतें पिघलने लगी। दुख भी क्या अजब एहसास है, अपनी ही दर्द की आंच में बर्फ की तरह पिघल जाता। राधा की आंखें पूर्णम थी, घने कोहरे से घिरे हुए अपने कल से वह इतनी आसानी से आज भी नहीं आ पा रही थी। वो अपने कल में फिर खो गई। नहीं माँ, आप हमेशा मेरे पास नहीं रह सकती, हमें भी कुछ आज़ादी चाहिए। आप 6 महीने विनोद भैया के पास और 6 महीने मेरे पास रह सकते, यही हम सबके लिए ठीक होगा, कहकर अनमोल ऑफिस चला गया। और कुछ ही देर में उसकी पत्नी विभा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आई। माँ, मैं जा रही हूँ, कहकर वह दरवाजे से बाहर निकल गई। बस घर की चार दीवारी के सन्नाटे से घिरी रह गई राधा और 2 साल की मासूम रचना, जो दादी की उंगली थामे साथ खड़ी रही और उसकी आंखों में झांकती रही। शायद जिंदगी को पहचानने का उसका यह पहला प्रयास था। और उसी शाम राधा ने अपने बिखरे अस्तित्व को समेटते हुए एक कठोर निर्णय लिया। शाम के समय पहले विभा लौट आई और फिर अनमोल। तीनों ने चाय के मौन घूंट पिए। रचना झूले में सो रही थी। राधा ने अनमोल की ओर देखते हुए कहा, अनमोल, मैंने तय किया है कि अब मैं यहाँ कहीं भी किसी के पास नहीं रहूँगी। अपने घर चेन्नई जाना चाहती हूँ। मेरे जाने का प्रबंध कर दो तो बेहतर होगा। माँ की कठोर आवाज में सुनाया गया वो निर्णय अनमोल को किसी हद तक हिला गया। ये सब उसका किया धरा ही था, जिसका नतीजा माँ का निर्णय बनकर सामने आया था। मन ही मन में वह चट्टान से मोम बन गया। माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं चाह रहा था कि विनोद भैया भी कुछ जवाबदारी ले। अनमोल, तुमने जो भी कहा वह अपनी जगह ठीक है, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि किसी दिन विनोद भी मेरे सामने ऐसी ही कोई अवस्था खड़ी करे और मैं फिर से निराधार हो जाऊं। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने घर लौटूंगी और वहीं रहूंगी। तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, यही मेरी शुभकामना है। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ राधा की सोच की रफ्तार भी बढ़ती रही और बीते सालों के नितांत तन्हा सफ़र की लंबी यादें उसके आसपास मंडराने लगी। जब उसके पति का देहांत हुआ तब पति के निधन पर श्रद्धांजलि देने बेटा विनोद आया। छोटा अनमोल ना आ पाया। 12 दिन रहा और बारंबार माँ को घर बेचकर उनके साथ परदेश में बस जाने की सलाह देता रहा। माँ, आपका अब यहाँ अकेला रहना उचित नहीं। वहाँ आपके 2 घर हैं,
बहुओं और पोते पोतियों के बीच आपका मन रम जाएगा। और जाते जाते वह कहता रहा, मैं क्रिसमस की छुट्टियों में रीति और आपके पोते के साथ आऊँगा और लौटते समय आपको साथ ले जाऊँगा। तब तक आप भी इस बात पर गौर करें और तय कर लें कि आपको क्या करना है। राधा सुनती रही। उसका मन लहूलुहान होता रहा, मगर किसी भी बात का विरोध न कर पाए। कुछ महीनों के बाद जब छोटा बेटा अनमोल अपनी पत्नी विभा के साथ आया, तब अनेक तकाजों के बाद वो उनके साथ अपनी पहली विदेश यात्रा पर जाने के लिए तैयार राजी हुई, लेकिन घर को बेचने वाली बात पर कतई सहमत नहीं हुई। जाने जिंदगी की धूप में किस मोड़ पर उसे अपने गांव की इच्छाओं की जरूरत पड़े, यही सोचते वह बेटों की दी हुई किसी भी राय से हमराय न हो सकी। सवाल जवाबों की तलब में थक हार गए। 100 सवालों का एक जवाब मिला, खामोशी। ये बात सभी के दिलों में एक खलिश बनकर बस गई। उसके विदेश जाने के बाद उस मकान की रखवाली सिर्फ एक ताला करता रहा, जिसकी चाबी राधा ने अपने पास संभाल कर रख ली। सोचों के गलियारों से बाहर झांकते हुए राधा की आंखें जब सामने दंपत्ति से मिली, तो आंखों की नमी बहुत कुछ अनकहा कह गई। मेरा नाम रामेश्वर है और मेरी पत्नी का नाम करुणा है। आप हमें नाम से बुला सकती हैं बहन, कहते हुए पुरुष ने अपनाइयत का एक और नाता जोड़ते हुए कहा। बहन, आप अपने बच्चों को न छोड़ पाएं, इसलिए अपना घर आंगन छोड़कर उनकी धरोहर बन गए, पर अब बच्चों ने हमें छोड़ दिया। आगे न वह कुछ कह पाए, न राधा कुछ सुन पाई। दिल में दफन हर जख्म का हिसाब किताब तो हम नहीं रख पाते, पर उनके घायल एहसासों की आहट को शिराओं में तड़पता हुआ जरूर महसूस करते हैं। भाई साहब, मैं भी कुछ ऐसा ही निर्णय लेकर अपने घर लौट रही हूँ। हमने बच्चों को पाला, हमारा फर्ज था। अगर बच्चे हमें नहीं पाल सकते तो यही सही, भगवान उन्हें खुश रखे, कहते हुए राधा ने आंखों में उमड़ाए तमाम आंसू साड़ी के पल्लू से सोख लिए। ओह, तो आप भी बेदर्द वक्त की चोट खाकर लौट रही हैं, कहते हुए करुणा ने पहली बार जमी हुई दर्द की परतों को तोड़ने का प्रयास किया। क्या मतलब? राधा की आंखों में एक मौन सवाल था। बहन, बुरा मत मानना, हम भी आपकी तरह दोनों बच्चों के बेमर बेबाकियों भरे व्यवहार से खुद को आज़ाद करा है। अब अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहते हैं। उन्होंने हमें तज दिया, इसलिए कि हम चेन्नई का वह पुश्तैनी मकान उनकी चाहत अनुसार बेच नहीं पाए, और शायद ये भी हमारे लिए एक छुपा हुआ वरदान बन गया, वरना आज हम बे औलाद तो हुए, बेघर भी हो जाते। कहकर पुरुषोत्तम जी सामान समेटने लगे। शायद स्टेशन करीब थे। सफ़र कब समाप्त हुआ उनमें से किसी को पता नहीं पड़ा, पर मंजिल सामने थी। उन्होंने इतना जरूर जाना, पुरुषोत्तम जी और उनकी पत्नी करुणा सामान सहित नीचे उतरे और फिर दोनों ने राधा का सामान उतारने में उसकी मदद की। एक दूसरे से विदा लेकर मुसाफिर अपनी अपनी दिशा में आगे और आगे बढ़ते रहे, अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए जीवन पथ पर एक नया सफ़र शुरू करने के लिए। शुक्रिया।